वेलकम टू एलएस गुरुकुल। जैसे आप सबको पता है कि पिछले हफ्ते ही 12th साइंस का रिजल्ट लग चुका है और मैं बताना चाहता हूँ कि करजत तालुका में नेरल में एक कॉलेज है, LAS इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, और उनका गुरुकुल सेक्शन है। और इस कॉलेज का जो रिजल्ट है वो ऐसे है कि तालुका के पहले 4 टॉपर जो है वो इसी कॉलेज से है, रेंजिंग फ्रॉम 92% टू 88%। तो सबसे पहले इन्होंने चारों रैंक्स स्कोर कर लिए हैं। अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे बात करें तो PCM जो ग्रुप होता है उसमें दे हैव स्कोर्ड 96 एंड इवन इन दैट केस दे आर द हाईएस्ट। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ गायत्री मैम से। शी इज द काउंसलर एंड शी इज फ्रॉम LAS गुरुकुल। मैम, वेलकम टू द शो। यस, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए आपके एंड इट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और मेरे ख्याल से कॉलेज ज़्यादा पुराना नहीं है और पहले 1-2 साल में ऐसे रिकॉर्ड्स करना, दिस इज़ अ रियली वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर कोई कॉलेज इतने जल्दी ऐसे रिजल्ट्स देता है तो वो दिखाता है कि वो आगे जाके भविष्य में क्या कर सकता है। सो बिफोर गेटिंग अहेड, मुझे थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहिए, क्योंकि कॉलेज नया है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कैसे चलता है, क्या फंक्शनिंग है। सो क्या आप हमें थोड़ी बहुत गाइड कर सकते हैं इसके बारे में? जी ज़रूर। एक्चुअली तालुका में फर्स्ट 4 रैंक्स, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, साइंस स्ट्रीम के चारों रैंक्स अपने हैं। सिर्फ साइंस के ही नहीं बल्कि कॉमर्स के भी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक्स अपने LAS के ही है, LAS गुरुकुल के ही है। और कॉमर्स के फर्स्ट सेकंड रैंक मतलब वो 92% एंड 91.5%, ये कॉमर्स के भी रैंक्स है। एंड साइंस के रैंक्स मतलब 92%, 91%, 89%, 88%, ये चलते जाता है। और साइंस के बारे में कहा जाए तो सिर्फ 4 रैंक नहीं, डिस्टिंक्शंस हमारे मोर देन 13 स्टूडेंट डिस्टिंक्शन में है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि क्लासरूम में ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स का फर्स्ट क्लास है। That's great. मतलब वैसे नहीं है कि टॉप लेयर के स्टूडेंट्स ने ही स्कोर किया है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने स्कोर किया है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैप्पी है। तो ये स्पेशल बात है गुरुकुल का। ओके मैम, अभी जैसे उनको पता है कि आज ये रिजल्ट लगा है 10th स्टैंडर्ड का, वो बच्चे भी अभी एस्पायरिंग है कि हमें ये करना है, वैसे करना है। दे आर सर्चिंग फॉर कॉलेजेस नाउ, उनको गाइडेंस चाहिए, कौन से कॉलेज में जाए, कहाँ पे क्लास लगाए, जो कुछ भी मालूमात है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं कि LAS गुरुकुल में एग्जैक्टली कौन से स्ट्रीम्स है और कैसे वो होता है शुरू? ये गाइड करने से पहले आपने बोला कि ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो LAS गुरुकुल की स्पेशलिटी मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी कोचिंग क्लास के लिए नहीं जाते, उनका पूरा पूरा पढ़ाई। एक मिनट, मतलब आप ऐसे बोलते हो कि जो आपके पास बच्चे आते हैं 11th 12th साइंस कॉमर्स के लिए, तो ये लोग कोचिंग क्लासेस नहीं जाते? नहीं, इवन 11th 12th साइंस के बच्चे भी मैं बोल रही हूँ, बाकी के तो छोड़ ही दो। तो अभी जो बच्चे आपने बोले हैं इतने टॉपर आए और तालुका में, ये इनका क्या था? ये कोई भी बच्चे यहाँ पे ट्यूशन के लिए नहीं जाते, कोचिंग क्लासेस के लिए नहीं जाते, उनका सारा का सारा पढ़ाई यहाँ पे उनके कॉलेज में ही होता है। That's really great. और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सच है, क्योंकि उनका कॉलेज टाइमिंग 9 to 5 होता है, फुल डे यहाँ पे कॉलेज आता है। मंडे टू फ्राइडे उनका कॉलेज होता है और सैटरडे संडे उनको छुट्टी होती है। मतलब उनका पढ़ाई के लिए भी उनको प्रॉपर टाइम है और उनका रिलैक्सेशन के लिए भी प्रॉपर टाइम है, और रिजल्ट्स आपके सामने है। मैम, जस्ट गेटिंग इनटू एलैबोरेशन कि ये जब शुरू होता है कि इसका एडमिशन प्रोसेस होता है और फिर बच्चे आते हैं, कहाँ से शुरू होता है ये सब? एडमिशन प्रोसेस हमारा बाकी के कॉलेजेस की तरह नहीं होता कि आप गए, आपने फॉर्म्स भरे, फिर लिस्ट लगी और फिर आप कोई विंडो में जाके पैसे भरते और एडमिशन होता है। LAS का एडमिशन प्रोसीजर ऐसे नहीं होता। LAS का एडमिशन प्रोसीजर भी बहुत स्पेशल होता है। हम हर स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स के साथ बुलाते हैं, हर एक स्टूडेंट का काउंसलिंग सेशन होता है, और यहाँ पे कॉमर्स साइंस दोनों स्ट्रीम्स अवेलेबल है। लेकिन किसी को उसके परसेंटेज के हिसाब से कॉमर्स या साइंस में एडमिशन नहीं मिलता, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, लास्ट ईयर
भी हमारा ये गुरुकुल सेक्शन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा था, एंट्रेंस के लिए भी बहुत अच्छा लगा था। तो लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसका नाम भी मैं लेना चाहूंगी, अल्फ्रेज करके। जब उसका एडमिशन हुआ था 11th स्टैंडर्ड में, तब उसकी मम्मी आई थी। उनका कहना था कि उनको एडमिशन के लिए वो नहीं आया था। एडमिशन के लिए मम्मी आई थी और मैंने बोला नहीं, पहले बच्चा चाहिए, उसका काउंसलिंग होगा, फिर ही उसका एडमिशन होगा। अच्छा, तो मतलब माँ बाप ने और बच्चों ने दोनों ने आना जरूरी दोनों ने आना जरूरी है। तो उसकी मम्मी बोली वो आ ही नहीं रहा है, और मेरा उसके पापा का सबका कहना है कि आप साइंस लो, और वो बोलता है कि नहीं, मुझे साइंस से डर लगता है, मैं साइंस नहीं लूंगा, मैं कॉमर्स ही लूंगा। और मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। मेरा ये कहना होता है गुरुकुल सेक्शन में, जब बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आपको जो भी करना है ना, डर के वजह से ना करो, आपके इंटरेस्ट की वजह से करो। कि मुझे एक चीज से डर लगता है तो उसको भागने के लिए मैं दूसरी चीज लूं, तो ये लाइफ टाइम डर आपके पीछे रहेगा। तो आप जो भी लोगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लोगे। तो उसके काउंसलिंग करने के लिए मुझे याद है उसकी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उसके घर पे गई थी। तो वो घर पे भी छुप के बैठा था, लेकिन हाँ मतलब, लेकिन घर पे जाके काउंसलिंग करने के बाद उसको रियलाइज हुआ। फिर वो डेमो लेक्चर्स के लिए आया, डेमो लेक्चर्स बैठा, उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया, और आज वही बच्चा लास्ट ईयर महाराष्ट्र में 4th था एंट्रेंस के लिए, और उसने 99.04% स्कोर किए थे। माने ये आपका जो पिछले साल का रिजल्ट लगा था, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट था? यस, फर्स्ट रिजल्ट था। और ये बच्चा मुंबई के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आज इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब जो बच्चा साइंस लेने के लिए डर रहा था, वो यहाँ पे आके इतना डेवलप हुआ, उसका डर तो निकल ही गया, परसेंटेज भी अच्छा आए, और टॉप कॉलेज से आज इंजीनियरिंग कर रहा है। तो ये काउंसलिंग इसके लिए बहुत जरूरी है, ना कि ब्लाइंडली आप कुछ लो। तो यहाँ पे एडमिशन कभी परसेंटेज की बैरियर देख के नहीं होता, आपका इंटरेस्ट देख के होता है, आपका कैलिबर देख के होता है, आपका काउंसलिंग सेशन उसी के लिए होता है। ओके ओके ओके। तो मतलब ये सारे प्रोसेस के बाद आपका या तो साइंस या तो कॉमर्स या फिर आपका जो भी है उस हिसाब से एडमिशन हो जाता है, राइट? और एक चीज़, अभी मान लो कि अगर किसी बच्चे ने अगर साइंस में एडमिशन ले लिया, तो जो आपका प्रोसीजर होता है कि मान लो अभी आज एडमिशन हो गया, तो उसके बाद उसका 11th का जो जर्नी होता है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता पाओगे? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुकुल सेक्शन का स्पेशल है कि 11th स्टैंडर्ड जो होता है वो 12th का बेस होता है। साइंस के कितने तो चैप्टर्स है, उसके नाम भी सेम है। अच्छा, लाइक फिजिक्स के तो बहुत सारे चैप्टर्स है, उसके नाम भी 11th के चैप्टर और 12th के चैप्टर में सेम है। तो 11th बेस होता है, फिर भी हम 11th का बेस पक्का करके बच्चों का दिसंबर तक 11th स्टैंडर्ड हम लोग खत्म करते हैं, और जनवरी से हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हो थोड़ा महीनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब अगर जैसे आज अभी आएगा, जून आएगा, तो बच्चे आएंगे, तो आप उसी दिसंबर में खत्म करते हैं? यस, हम जून में कॉलेज अपना स्टार्ट होता है, दिसंबर तक आपका 11th स्टैंडर्ड खत्म होता है, वो भी आपका बेस पक्का करके, क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग ज्यादा है, 9 to 5 है। तो आपको कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आपका पूरा पोर्शन 11th स्टैंडर्ड का दिसंबर तक हम खत्म करते हैं, विद आपके सारे एग्जाम्स, मतलब यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, सारे एग्जाम्स होते हैं। यस। और जनवरी से हम 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और उसी का रिजल्ट ये है कि 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज। क्योंकि जब साइंस की बात आती है, तो यहाँ पे मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जब मैं बोल रही हूँ कि हमारे बच्चे कोचिंग क्लासेस के लिए नहीं जाते, मतलब 110% नहीं जाते, क्योंकि उनका सिर्फ साइंस का पढ़ाई ही कॉलेज में नहीं होता, बल्कि उनका जो एंट्रेंस का पढ़ाई होता है, लाइक साइंस के बच्चे नीट देते हैं या JEE देते हैं या CET देते हैं, तो उसका पढ़ाई भी हमारा कॉलेज से ही अच्छा, होता मतलब है। जो बच्चा साइंस में आएगा उसको 11th 12th भी मिलेगा, और एंट्रेंस के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। ओके, सो इट्स ऑल डन इन दैट टाइमिंग। तो उसके कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग्स होंगे? नहीं, और ये उनका जो पूरा पढ़ाई है, मतलब उनका 11th 12th का पढ़ाई और उनका एंट्रेंस का पढ़ाई, वो साइमल्टेनियसली चलता है, और वो 9 to 5 के बीच में ही होता है। अच्छा, नो एक्स्ट्रा टाइमिंग और सैटरडे संडे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को रिलैक्सेशन टाइम मिलना भी बहुत जरूरी है। विदाउट प्रेशर बच्चे स्कोर करने चाहिए। और यहाँ पे मैं और एक चीज बहुत मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है, लाइक डेडिकेटेड टीचर्स है और एक्सपीरियंस टीचर्स है, तो वो उनका जब लेक्चर होता है, उनका रेगुलर 11th 12th स्टैंडर्ड का जब पढ़ाई होता है, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम उनका एंट्रेंस का पढ़ाई भी करवाते हैं। मतलब बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता कि एक चीज एक टीचर से सीखी, एक चीज दूसरे टीचर से सीखी।
तो जो टीचर उनका 11th-12th स्टैंडर्ड का स्टडी करवाता है वही उनका एंट्रेंस का स्टडी भी करवाता है, तो अच्छा। बच्चों को क्रैक करने के लिए और स्कोरिंग करने के लिए ज्यादा फायदा होता है। और जैसे भी आपने बोला कि सारा उसी टाइम में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स मिलते हैं और वो सब होता है, तो हमारे यहाँ पे कैसे होता है बेसिकली? यस, हमारे यहाँ पे बेसिकली प्रिंटेड नोट्स तो हम लोग देते ही है, क्योंकि बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के लिए उसका फायदा होता है। वहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता ही है। प्रिंटेड नोट्स हमारी तरफ से, कॉलेज की तरफ से मिलते ही है, पर उसके साथ साथ मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स है, तो टीचर्स ने खुद के नोट्स भी पढ़ाई के लिए निकाले हैं, क्योंकि कैसे होता है, अलग होते हैं। हाँ, ये नोट्स अलग होते हैं। और नॉर्मली कैसे होता है कि सिलेबस हम लोग जब 11th-12th साइंस का स्पेशली देखते हैं ना, तो बहुत वास्ट है, तो इतना वास्ट सिलेबस देख के ही बच्चे पहले डर जाते हैं। तो उसके लिए टीचर्स पहले सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को देते हैं, वो पढ़ाई उनसे करवाते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते हैं। और उनके जो आंसर्स है ना, वो टीचर्स खुद डिक्टेट करते हैं, उनको इजी लैंग्वेज में बताता है। तो बच्चों को कैसे होता है कि लैंग्वेज इजी होने की वजह से एक बार उनको कंसेप्ट भी समझ में आया और लैंग्वेज भी इजी है, तो क्वेश्चन लर्न करना बहुत इजी हो जाता है। ये देखा जाता है कि जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, और मेरे ख्याल से 11th स्टैंडर्ड में बच्चे दूसरे मीडियम से भी आते हैं, तो उन्हें वो डील करने में तकलीफ होती है। एक्चुअली कैसे होता है ना कि 10th स्टैंडर्ड तक तो अपना स्कूल इंग्लिश मीडियम है प्योर, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे आता है ना, तो वो मराठी मीडियम से, उर्दू मीडियम से, गुजराती मीडियम से, सारे मीडियम के बच्चे 11th स्टैंडर्ड के लिए आते हैं। तो किसी को भी हर एक को भी इंग्लिश इजी नहीं होता हर एक के लिए, तो सबको समझ में आए, इजी लैंग्वेज जाए, उसके लिए टीचर्स इजी लैंग्वेज में आंसर्स बनाते हैं, और वो आंसर्स याद करना, लर्न करना इजी जाता है। नहीं तो आप प्रिंटेड नोट से जाएंगे तो आपको कंपलसरी रट्टा मारना पड़ता है, तो ये रट्टा मारना हम लोग माइनस करते हैं। और यहाँ पे स्पेशली ऐसे होता है कि हमारे यहाँ पे एडुटेनमेंट कंसेप्ट से पढ़ाते हैं, लाइक एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। मतलब ये क्या है कंसेप्ट? हाँ, ये कंसेप्ट ऐसा है ना कि जब हम टीचर्स, कोई भी टीचर गुरुकुल सेक्शन का स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो इसके ऊपर पूरा ध्यान होता है कि पूरा लेक्चर मोनोलॉग ना हो, क्योंकि कितना भी बोलो, दिन भर बच्चे बैठते हैं, तो और वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अच्छा एम्बियंस मिलना भी जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे ये भी स्पेशलिटी है कि एसी क्लासरूम्स है, और वो एमिनिटी नहीं है, वो नीड है। और मैं एडुटेनमेंट कंसेप्ट पे आऊंगी कि हर टीचर जब पढ़ाता है तो उसके पीछे जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना होता है वो बोरिंग तरीके से नहीं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तरीके से होता है, कि उनका पढ़ाई भी होता है और उनका एंटरटेनमेंट भी होता है। स्पेशली केमिस्ट्री 2 यहाँ पे जब बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने कभी बच्चों को केमिस्ट्री 2 का पढ़ाई करते नहीं देखा, उनका जो भी होता है ना वो पूरा लेक्चर में होता है। और नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड का कैसे रहता था कि आंसर्स, केमिस्ट्री 2 में बेसिकली रिएक्शंस होते हैं, तो केमिस्ट्री 2 के रिएक्शंस बच्चे बाय हार्ट करते हुए इतने साल मैंने देखे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो गुरुकुल सेक्शन के टीचर है स्पेशली केमिस्ट्री 2 के, उनका जो लेक्चर होता है उसके बाद बच्चों को रिएक्शंस बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लाइक उनका टेक्निक है, टेक्निक तरह से एक अलग तरीके से वो पढ़ाते हैं। वो टेक्निक आप कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्या करना पड़ेगा? नहीं, टेक्निक के लिए तो आपको गुरुकुल आना ही पड़ेगा और एक बार सूरज सर का लेक्चर बैठना ही पड़ेगा। इवन बाकी के टीचर्स भी बहुत अच्छे, लाइक मैथ्स का जो डर होता है ना वो लेके आते हैं हमेशा बच्चे। 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस ना लेने के पीछे भी एक बड़ा रीजन वो होता है कि उनको मैथ्स बहुत हार्ड जाता है। ये देखा मैंने कि बच्चों का बोलना होता है कि मुझे कॉमर्स इसलिए जाना है कि मुझे वो साइंस में वापस मैथ्स नहीं देखना। हाँ, वो मैथ्स का डर होता है, तो मैथ्स का डर निकालने के लिए भी हमारे यहाँ पे और एक हथियार मैं बोलूंगी, लाइक संकेत सर, उनके मैथ्स के लेक्चर पढ़ेंगे तो ऐसे होता है कि भाई मैथ्स तो बहुत इजी है, तो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं जाता। और ये साल के अपने रिजल्ट्स भी आपने देखे होंगे, तो मैथ्स में 97, 98 भी मार्क्स आए बच्चों को, और ये सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को नहीं है, कितने स्टूडेंट्स 90+ है मैथ्स में। मतलब बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कम आया, लेकिन मैथ्स में 90 अप है। तो ये सारा मैं बोलूंगी संकेत सर का क्रेडिट है और बच्चों की मेहनत है। तो मैं कुछ पूछूंगा क्योंकि आप वही बोलोगे कि उनको देखने के लिए भी आना पड़ेगा वहाँ पे। ऑब्वियसली। तो आई विल टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि आपको अगर ये सब एक्सपीरियंस करना है तो आप जरूर आए यहाँ पर एक बार। और मैम ये तो हुई 11th स्टैंडर्ड की बात। अब जब 11th खत्म हो जाता है, जैसे आपने बोला कि दिसंबर में खत्म हो गया, जनवरी में आप 12th शुरू कर देते हो, तो बेसिकली उसका एक जर्नी कैसे होता है? 12th स्टैंडर्ड अपना जनवरी में स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक अपना सिलेबस हम लोग खत्म करते हैं। और अक्टूबर से प्रीलिम स्टार्ट होते हैं।
जितने प्रीलिम्स ज्यादा लिखेंगे बच्चे उतना स्कोरिंग के लिए उनको फायदा होता है। और अर्ली 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने के पीछे मोटिव ही वही है कि मैक्सिमम पेपर्स लिखे और उनको एंट्रेंस के लिए भी टाइम देना होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है लाइक 10th स्टैंडर्ड, उनको एंट्रेंस के लिए भी टाइम देना होता है। नीट, जेईई, सीईटी सबका प्रिपरेशन उनको करना होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे ही 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स खत्म होते हैं उनके बाद में जब अप्रैल मई में उनके सारे एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। और जब तक उनके एंट्रेंस के एग्जाम्स नहीं होते तब तक कॉलेज रहता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि रेगुलर कॉलेज जैसे होते हैं कि लाइक जनवरी फरवरी में खत्म हो गए, ये यहाँ पे एंट्रेंस का पढ़ाई भी होता है बच्चों का, नीट, जेईई, सीईटी सबका होता है। तो जब तक उनके एंट्रेंस के एग्जाम्स नहीं होते अपना कॉलेज रहता है। इसका मतलब ऐसे है कि अगर फरवरी में आपका जो एग्जाम शुरू हो गया, मार्च में अगर खत्म हो गया है तो मार्च के बाद जब तक उनकी एंट्रेंस नहीं खत्म होती वो लोग आपके पास आते हैं। उनके पेपर्स एक्स्ट्रा सॉल्व करना होता है, एंट्रेंस के पेपर्स, मॉक टेस्ट होता है, वो सारी चीजें वहाँ पे होती है। मतलब जब तक बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते तब तक टीचर्स बच्चों के साथ होते हैं। और एक कंसेप्ट मैंने सुना था किसी से कि मतलब प्री प्रीलिम होता है। अभी देखिए मैंने प्रीलिम सुना है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, कि प्री प्रीलिम क्या होता है बेसिकली? प्री प्रीलिम मतलब नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में पूरे के पूरे सिलेबस पे आपका पेपर होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेबस अगर बच्चों को एक साथ दे देना तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है पढ़ने के लिए। और अगर फर्स्ट एग्जाम में ही बच्चों को डर बैठ गया तो फिर वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग पूरा का पूरा प्रीलिम या पूरे के पूरे पेपर्स एक साथ नहीं लेते। हम लोग चैप्टर वाइज उनको डिवाइड करते हैं। लाइक फिजिक्स में अगर 16 चैप्टर्स है तो 4 चैप्टर्स का ग्रुप बना दो और पहले 4 चैप्टर के ऊपर एक मतलब बच्चे डायरेक्ट ऑप्शन देने वाले, हर चैप्टर का टेस्ट होता है उनका। फिर उसके बाद 4 चैप्टर के ऊपर पेपर होने के बाद फिर फिजिक्स का एक पेपर, ऐसे फर्स्ट प्रीलिम चलता है, फिर सेकंड थर्ड प्रीलिम अपना नॉर्मल चलता है। तो बच्चों का डर निकालने के लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैम एक आखिरी 2 सवाल, लाइक ये जो सब प्लान हुआ था कि गुरुकुल करेंगे, ये सब कहाँ से सूझा है सबको यार? कहाँ से ये प्लानिंग हुई, कैसे हुआ ये सब शुरू? हाँ, इसके पीछे भी बहुत एक्चुअली लंबी स्टोरी है, क्योंकि एलियस गुरुकुल स्टार्ट करना या एलियस में गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट करना, ये जो अपनी प्रिंसिपल है अजिता नायर मैम, उनके ये मतलब उनका चाइल्ड है बेसिकली। एक्चुअली कैसे होता है ना कि हर साल ऑब्जर्व किया जाता है कि 90% अब 10th स्टैंडर्ड में एलियस से 15 to 20 स्टूडेंट हमेशा होते हैं। डिस्टिंक्शन तो 50-60 से भी ज्यादा स्टूडेंट होता है जिनको डिस्टिंक्शन मिलता है। लेकिन वो मिलने के बाद 10th स्टैंडर्ड में अच्छा स्टडी होने के बाद जब वो 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए देखते थे तो उनको क्वालिटी एजुकेशन नेरल में अवेलेबल नहीं होता था, तो उनको ट्रैवल करके आगे जाना पड़ता था। और लाइक कल्याण जाते थे बच्चे, थाना जाते थे, बहुत से बच्चे शिफ्ट होके आउट ऑफ महाराष्ट्र जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो उसका क्या होता था कि बच्चे दूर जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब दूर जाते हैं तो ट्रैवलिंग में जो जितना टाइम जाता है और बच्चों को एडजस्ट करने के लिए जो टाइम प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से 10th स्टैंडर्ड में अगर आपको 90-95% है तो उनके 12th स्टैंडर्ड की परसेंटेज ड्रॉप होके इवन 60-70 तक भी आते हुए बहुत से बच्चों बहुत देखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अपने परसेंटेज रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो वो चीज बहुत बुरी लगती थी अपने प्रिंसिपल मैम को। तो इसके लिए उन्होंने ये चीज सोची कि मेरे बच्चे ट्रैवल करके आगे जाए, उससे अच्छा मैं बाहर से एक्सपर्ट टीचर्स ही इधर मंगाऊं और उनका स्टडी इधर ही करवाऊं। और एंट्रेंस का पढ़ाई कॉलेज से करवाने के पीछे भी वही मोटिव था कि एंट्रेंस के लिए भी मेरे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, उनको जो भी क्वालिटी एजुकेशन है वो यहाँ पे नेरल में ही मिले, ये उनका विजन था। और ये उनका चाइल्ड है अभी एलियस गुरुकुल, अभी वो 2 साल का हो गया है, अभी देखते हैं आगे। और मैम खत्म करने से पहले जैसे हम लोगों ने बच्चों के लिए मैसेज दिया है, एक पेरेंट्स के लिए भी मैसेज जाए कि आप कुछ बोलना चाहिए उनको? पेरेंट्स के लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि बच्चों को लेके इधर उधर भागने से अच्छा कौन से ये कोचिंग क्लासेस में जाओ या वो कोचिंग क्लासेस में जाओ या इंटीग्रेटेड कुछ सोचो, ये सोचने से अच्छा अपने यहाँ पे अपने टीचर्स ने अपने स्कूल में
जो चीज स्टार्ट की है, हम्म। अपने गांव में जो चीज स्टार्ट की है ना, वो एटलीस्ट आके देखे। Right. आप काउंसलिंग सेशन अटेंड करो तो आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आएगा। आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे बराबर। और स्टूडेंट का फ्यूचर भी बचेगा, क्योंकि सिर्फ पैसे भरने से फ्यूचर होता नहीं है। नहीं तो सब पेरेंट्स पैसे भर के फ्यूचर खरीद लेते हैं। तो दूर दूर क्लासेस के लिए जाना, कोचिंग के लिए जाना, कॉलेजेस के लिए जाना, वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करना, ये किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल फीस में सारे फीचर्स यहाँ पे घर बैठे मिल रहे, तो उसका लाभ क्यों ना लिया जाए। मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि पेरेंट्स ये सबसे कुछ सीख समझ ले और जल्द से जल्द अपने बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ पे। थैंक्स फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू। थैंक यू सर।